अस्सलाम वालेकुम पेनसियंस बैच 211 और 213। हम लोग CSS PMS ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं और आज ऐसे का लेक्चर 2 है। कल जो हमने पढ़ा था, कल हमारा पहला लेक्चर था, उसको ज़रा हम दोहरा लें। और हमने अपना जो ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया था वो पेपर की इंस्ट्रक्शंस से पढ़ना स्टार्ट किया था। ये जल्दी से मैं आपको दोहरवा देता हूँ। दोहरवा क्यों रहा हूँ आपसे कि भाई एक लिंक है वो बंद जाए, और जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। तो स्टेटमेंट को एक दफा देखते हैं दोबारा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव essay 2500 to 3000 words on only one of the following है, one of the given topics. Make sure you use different forms of discourses: exposition, argumentation, description, narration, and credit will be given for organization, relevance, and clarity. No page space be left blank between the answer. All the blank pages of the answer book must be crossed. अब कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वो एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। अब डिस्कोर्स क्या है? तो पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्कोर्स, किसी भी मीनिंगफुल अटरेंस को डिस्कोर्स कहते हैं। किसी भी मीनिंगफुल अटरेंस को हम डिस्कोर्स कहते हैं।
जैसे कि अगर चाय बहुत अच्छी है तो सिप लेने के बाद ये जो की आवाज निकली है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स। तो फिर ऐसे के अंदर डिस्कोर्स क्या हुआ? ऐसे का स्ट्रक्चर और ऐसे का स्टाइल। ऐसे की एक खास साख्त होती है और ऐसे एक खास अंदाज में लिखा जाता है, फॉर्मल स्टाइल में। तो अगर ऐसे के तनाजुर में, ऐसे के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करें, तो फिर ये डिस्कोर्स क्या होगा, वो जो ऊपर उसने दिया है कि ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसका स्टाइल। और फिर मैंने कल गुजारिश की थी, अच्छा स्ट्रक्चर और स्टाइल के बारे में अभी मैं मजीद बात नहीं कर रहा, क्योंकि फ्यूचर में यही मैंने आपको पढ़ानी है चीज़ें बाकायदा से। स्ट्रक्चर के बारे में एक मोटी सी बात बता दूं आपको कि ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन चीजें शामिल होती हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। बल्कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे का ही नहीं है, ये हर चीज का यही स्ट्रक्चर है। एवरी, ऑलमोस्ट एवरी entity in this world has the same structure, beginning, middle and end। हमारी जिंदगी, our life has the same structure, beginning, middle and end। The season of spring has the same structure, beginning, middle and end। The night has the same structure, beginning, middle and end। The day has the same structure, beginning, middle and end। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे का एक खास स्ट्रक्चर होता है, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, तो ये कोई कौन सी बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको? हर चीज का ही एक खास स्ट्रक्चर है और वो ऑलमोस्ट यही है, ऑलमोस्ट हर चीज का यही स्ट्रक्चर है, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो ऐसे की बिगिनिंग क्या है? अच्छा, इंसान की बिगिनिंग क्या है? बचपन। उसका मिडिल क्या है? यूथ। उसका एंड क्या है? ओल्ड एज। ऐसे की बिगिनिंग क्या है? उसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में फिर आगे थीसिस स्टेटमेंट या कंटेंशन, दो चीजें जिसके बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। ऐसे का मिडिल क्या है? उसकी आर्ग्यूमेंटेशन, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो। और ऐसे का एंड क्या है? उसका कंक्लूजन। दूसरी बात है ऐसे के स्टाइल की। ऐसे का स्टाइल कैसा होता है? फॉर्मल स्टाइल होता है इसका। इसमें वाना गोना गोटा वाली इंग्लिश नहीं चलती। आई वाना से दिस, यू गोटा गो, यू गोटा कम, ब्लडी हेल, व्हाट द हेल, ये लैंग्वेज नहीं चलती ऐसे में। फॉर्मल डिस्कोर्स है ये। और इसे मैं फॉर्मल डिस्कोर्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डिस्कोर्स का एक मतलब ये भी है, अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ फॉर्मल सीरियस सब्जेक्ट। अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ फॉर्मल सीरियस सब्जेक्ट।
तो आपको जो सीएसएस में सब्जेक्ट्स आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, वो फॉर्मल सीरियस सब्जेक्ट के बारे में ही आते हैं। कभी वो एजुकेशन के बारे में बात करेगा, तो कभी वो इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, तो कभी वो फेमिनिज्म के बारे में बात करेगा। समटाइम्स ही talks about gender equality। अच्छा, अब आगे हमने बात यह की थी कि जो आपको एग्जामिनर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, इसके ऊपर हमने बात करना शुरू की थी। तो अभी हमने डिस्कोर्स को बोला कि डिस्कोर्स क्या चीज है। डिस्कोर्स है एनी मीनिंगफुल अटरेंस, ये एक जनरल और एक ये स्वीपिंग डेफिनेशन है। नंबर 2, द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंगफुल, सिस्टमैटिक एंड कंपोज थॉट्स, इसको डिस्कोर्स कहा जाता है। डिस्कोर्स की दूसरी डेफिनेशन ये भी है, और तीसरी डेफिनेशन है अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ फॉर्मल सीरियस सब्जेक्ट। और मैंने कल भी गुजारिश की थी कि जिस तरह फ्रूट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, और जिस तरह वेजिटेबल की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरीके से डिस्कोर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। और वो ये 4 टाइप्स आपको बताता है: एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। अब हम इसके ऊपर बात हमने शुरू की थी। तो एक्सपोजिशन से क्या मुराद? एक्सपोज करना। अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स यूज्ड टू मेक द ऑडियंस अवेयर अबाउट द टॉपिक थ्रू डेफिनेशंस, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड evaluation of different ideas and beliefs। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड कंपोजिशन है। ऑर्गेनाइज्ड कंपोजिशन है ऐसे जिसमें आपने एक ही टॉपिक के ऊपर अपना एनालिसिस, अपना क्रिटिसिज्म, अपनी फाइंडिंग्स, अपने कमेंट्स लिखने होते हैं एक ही टॉपिक के मुतालिक। ये जो ऐसे है ये नॉवल नहीं है, क्योंकि नॉवल में ढेर सारे कैरेक्टर्स, ढेर सारे थीम्स, ढेर सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। और ये जो ऐसे है ये कोई पोएम भी नहीं है, क्योंकि पोएम में भी ढेर सारे सिंबल्स जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स होंगे, तशबीहें, इस्तारे, अलामतें वगैरह जो पोइट्री में होती हैं और एक से ज्यादा मीनिंग देती हैं, उनका भी कोई फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता ऐसे में। तो ऐसे एक ऐसी सिन्फ अदब है, एक ऐसी जॉनरा है, एक ऐसा टाइप ऑफ लिटरेचर है जिसमें एक ही टॉपिक के बारे में लिखा जाता है। तो एक्सपोजिशन से मुराद है टाइप ऑफ डिस्कोर्स। तो सबसे पहले तो डिस्कोर्स मैं बार बार, कल भी मैं डिस्कोर्स के ऊपर बहुत बात की थी, आज भी मैं इसका ढोल गले में डाल के और बजा रहा हूं। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स क्या चीज है? तो डिस्कोर्स के बारे में आप अगर इन दो लाइंस को समझ लें और इन दो लाइंस को उठा लें डिस्कोर्स के मुतल्लिक, इनको मैं सेम कलर का कर देता हूं, पर्पल। ये देखो,
कि डिस्कोर्स क्या है? ये देखिए जी, ये पर्पल कलर की लाइंस मैंने कर दी हैं कि डिस्कोर्स क्या है। ये कम्युनिकेशन है। किस चीज की कम्युनिकेशन है ये? मीनिंगफुल, सिस्टमैटिक एंड कंपोज्ड थॉट्स की। और यही कम्युनिकेशन की क्वालिटीज भी होती हैं बॉयज एंड गर्ल्स। कम्युनिकेशन खा पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में हो, कम्युनिकेशन खा टीचर या स्टूडेंट्स के बीच में हो, या जज और लॉयर के बीच में हो, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए: मीनिंगफुल हो, सिस्टमैटिक हो, और कंपोज्ड थॉट्स हो उसके अंदर। ये देखो, तो डिस्कोर्स क्या है? ऐसी कम्युनिकेशन जो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल का मतलब कि इट शुड रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल टॉपिक। सिस्टमैटिक का मतलब कि आपका ऐसे एक सिस्टम को फॉलो करे, आपकी थॉट्स एक सिस्टम को फॉलो करे, और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। कंपोज्ड थॉट्स, और आपकी थॉट्स स्कैटर्ड ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोविड-19 के खवातीन पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो आपके ऐसे में कोरोना वायरस के उन इम्पैक्ट्स का जिक्र होना चाहिए, सिर्फ उन इम्पैक्ट्स का कि जिसमें इकोनॉमिक डाउनफॉल आई है लेडीज पे। हाँ, सपोर्टिंग आर्गुमेंट के तौर पे आप इस टॉपिक से बाहर जा सकते हो, कंपैरिजन देने के लिए जा सकते हो, लेकिन अ गुड एसेस्ट is like the earth which revolves around the sun, and the sun is the topic. और कल मैंने गुजारिश की थी कि ये असल में एग्जामिनर आपको क्राइटेरिया दे रहा है। तो एक्सपोजिशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स। एक दफा, आखिरी दफा फिर डिस्कोर्स को देखो, तो डिस्कोर्स क्या हुआ? डिस्कोर्स उस कम्युनिकेशन का नाम है जो मीनिंगफुल हो, सिस्टमैटिक और कंपोज्ड हो। या डिस्कोर्स उस पीस ऑफ राइटिंग का नाम है जो फॉर्मल सीरियस सब्जेक्ट के बारे में हो। यानी डिस्कोर्स का मतलब हमारा ऐसे है यहां पर, जो कि मीनिंगफुल, सिस्टमैटिक और कंपोज थॉट्स रखता हो, और फॉर्मल और सीरियस सब्जेक्ट पर बात करें। यानी डिस्कोर्स से मुराद वो मटेरियल है यहां पे जो आप ऐसे में लिख रहे हो। अब हम उस मटेरियल की क्वालिटीज बता रहे हैं। तो डिस्कोर्स ऐसे के तनाजुर में देखा जाए तो डिस्कोर्स उस मवाद का नाम है जो आप ऐसे में लिख रहे हो। अब उसकी क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? उसमें एक्सपोजिशन होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। A type of discourse used to make the audience aware about the topic through। अच्छा, अब एक्सपोजिशन उस टाइप को, उस टेक्निक को कहते हैं कि आप टॉपिक को खोल कर बयान करो।
आप डेफिनेशंस दो, कंपैरेटिव एनालिसिस दो, इवैल्यूएशन करो डिफरेंट आइडियाज और बिलीव्स की। तो एक्सपोजिशन का मतलब यह हो गया कि आपके ऐसे में क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी आपके ऐसे की पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि जब आप अपना ऐसे स्टार्ट करो तो ऐसे की जो बिगिनिंग है वो टॉपिक को क्लियरली स्टेट करे। तो एक्सपोजिशन से क्या मुराद हुई? द बिगिनिंग ऑफ द essay, the beginning of an essay should the beginning of an essay should explain, state, show, exhibit your stance about the topic. अब आप इस लाइन को देखो, इस लाइन को मैं कलर दे देता हूं ग्रीन। तो एक्सपोजिशन से मुराद कि आपका जो रीडर है उसे ऐसे के स्टार्ट में ही पता चल जाए कि आपका स्टांस स्टांस क्या है। आप इस टॉपिक के हक में हो, आप इस टॉपिक के खिलाफ हो, आप इस टॉपिक के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताना चाहते हो, आप फ्यूचर में आगे जाके इस टॉपिक को मजीद एक्सपोज करोगे, आप के ऐसे में एनालिसिस ज्यादा होगा, या फिर आपके ऐसे में इवेल्युएशन ज्यादा होगी, या फिर आर्गुमेंट ज्यादा होगी, आपका ऐसे की जो बिगिनिंग है वो ये बात बता दे। तो एक्सपोजिशन से मुराद ये होती है कि आपका रीडर आपके स्टांस के बारे में क्लियर हो जाए। जैसे कि अब ये लाइनें छोड़ के अब ये देखो, ये एक टॉपिक है, नीचे मेरा स्टांस है और मैं इसको एक्सपोजिशन कहता हूं। टॉपिक नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज अ की टू सक्सेस। दिस वाज द टॉपिक, और ये सीएसएस का ओरिजिनल टॉपिक है, पास पेपर्स में आया था। और इस टॉपिक में देखो कि नॉट इकोनॉमी कह रहा है इकोनॉमी नहीं बट पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स इज अ की टू सक्सेस, यानी कि कामयाबी की बात की जा रही है और उसमें रद्द किया जा रहा है कि इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स किसी भी मुल्क की, सोसाइटी की सक्सेस का राज है, की कुंजी है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी नहीं। इकोनॉमी नहीं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने दो किस्म के स्टांस लिए हैं। देखो ना, अब ये टॉपिक एक डिबेटेबल टॉपिक है, और मैंने कल भी आपको बताया था बॉयज एंड गर्ल्स के सीएसएस में जो टॉपिक्स आते हैं वो होम्योपैथिक टॉपिक्स नहीं होते, और बल्कि सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट से ये बात पहले ही डिमांड की जा रही होती है कि वो बहस करे, उसके ऐसे में उसका एनालिसिस नजर आए, उसका जाती एनालिसिस।
मेरी बात याद रखना कि डाटा तकरीबन हर बच्चे के पास सेम होता है जिसको वो रट्टा लगाता है, और रट्टा लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप डाटा को रट्टा नहीं लगाओगे आप लोग लिख नहीं सकते। रट्टा से मुराद, अच्छा लफ्ज अगर मैं ऐसे दूं तो मेमोराइज करना। तो जब आपको चाइना की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता होगा या रशिया की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता होगा या पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप किस तरह से लिखोगे? तो लिहाजा जो कोर डाटा है वो आपको मेमोराइज करना पड़ता ही पड़ता है। कोर डाटा आपको मेमोराइज करना पड़ता है। लेकिन ये जो ऐसे है आपका, ये सिर्फ उस डाटा कलेक्शन का नाम नहीं है, उसके ऊपर कमेंट्स भी तो दो ना। उस डाटा को आपस में कंपेयर कंट्रास्ट भी तो दो ना, एनालिसिस करो ना अपना। और ये एनालिसिस बड़ा सादा सा होता है, इंतहाई आसान सा, बस हिम्मत हमने पकड़नी है। अब इस टॉपिक के ऊपर मेरा स्टांस क्या था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलोन कैन ब्रिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉस्पेरिटी। मेरा स्टांस था कि हाँ, अगर सियासी इस्तेहकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलोन, और ये अकेला, ये चीज तन्हा ही, सिर्फ ये चीज ही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही कैन ब्रिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉस्पेरिटी फॉर अ नेशन, एक कौम के लिए हमागीर खुशहाली ला सकती है। यानी मैंने भी इस स्टांस के हक में बोला, और मैं आर्गुमेंट्स भी फिर ऐसा ही दूंगा। मैं क्या आर्गुमेंटेशन करूंगा कि सियासी इस्तेहकाम दे दो किसी मुल्क को, मुआशी खुशहाली खुद ब खुद आ जाएगी। If a country, a nation is politically strong and the tradition of justice and accountability is prevalent, or the tradition of justice and accountability prevails in that country, the people of the country can enjoy living above the bread line, can enjoy prosperity. Unstable economy is rooted in the shattered political traditions, the shattered or dwindling democracy. तो या तो मैं यूं स्टांस दूंगा कि भाई हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आओ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी, और ये मैं स्टार्ट करूंगा। अब ये मैंने एक्सपोजिशन की है, ये मैंने अपने स्टांस को एक्सपोज किया है, या ये मैंने टॉपिक को एक्सपोज किया है। अब आपकी मर्जी, इसको जिस तरह मर्जी समझ लो। ये मैंने अपने स्टांस की एक्सपोजिशन भी की है, और टॉपिक के बारे में, टॉपिक की एक्सपोजिशन भी की है। अच्छा, या फिर मैं कहता हूं इकोनॉमिक, अब ये देखो, अब स्टांस नंबर 2, या मैं अपने ऐसे को यूं शुरू करता हूं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रेसिप्रोकेट, ये एक दूसरे पर इनका इन्हिसार है, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। या मैं अपना ऐसे यूं स्टार्ट करता हूं,
फिर मैं जो स्टांस लूंगा फिर उसका दिफा करूंगा। तो ऐसे में शुरू में एक स्टांस लिया जाता है और फिर उसका दिफा किया जाता है, पैराग्राफ लिख लिख के, आर्गुमेंट दे दे के, पैराग्राफ लिख लिख के, आर्गुमेंट दे दे के। तो एक्सपोजिशन से मुराद ये हुई कि आप अपने स्टांस को खोल के बताओ और फिर उस पर डट जाओ, डेफिनेशंस दो, एनालिसिस दो, इवेल्युएशन करो, क्रिटिकल कमेंट्री करो, और एक्सपोजिशन व्हाट इज दैट, और एक्सपोजिशन को फॉलो करते चले जाओ, एक्सपोज करते चले जाओ। दूसरी टाइप ऑफ डिस्कोर्स थी आर्गुमेंटेशन। अब आर्गुमेंट से क्या मुराद? आर्गुमेंट से मुराद है लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक से क्या मुराद और रीजन से क्या मुराद? लॉजिक से मुराद है कॉज इफेक्ट। बाबर मुख्तार कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज a prerequisite for political is prerequisite for political stability. A country that is economically stable, a country that is economically unstable brings political crisis। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखो, अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर आए हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। अगरचे एक्सपोजिशन पूरे ऐसे में चलती है, लेकिन मैं एक्सपोजिशन का जो प्रॉपर प्लेस है वो इंट्रोडक्शन को समझता हूं, बिगिनिंग को। मैंने क्या बताया था, 3 पार्ट्स है ना ऐसे के, ये बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के अंदर एक्सपोजिशन का प्रॉपर प्लेस है। अगरचे एक्सपोजिशन आपके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, एक्सपोजिशन आपके आपकी डेफिनेशन और आपका एनालिसिस और आपका इवेल्युएशन सारे ऐसे में चलती है, लेकिन जब आप अपना स्टांस बता रहे होते हो तो ये एक्सपोजिशन है। आर्ग्यूमेंट से मुराद मेरा ऐसे का मिडल है, मिडल ऑफ द ऐसे। और मिडल ऑफ द ऐसे, मिड ऑफ द ऐसे क्या होता है? बॉडी, जिसको बॉडी भी कहते हैं, वो है लॉजिक और रीजनिंग। आर्ग्यूमेंटेशन से मुराद है लॉजिक और रीजनिंग। अच्छा, अब लॉजिक से क्या मुराद है ये भी मैं आपको बता रहा था अभी। और रीजनिंग से क्या मुराद है? कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट, प्रूफ, माइंड, इंटेलेक्ट, डेटा। लॉजिक को उर्दू में मंतक कहते हैं, जिसके अंदर आप एक मफरूजा देते हो और फिर उसको प्रूफ करते हो। You give a hypothesis or a hypotheses and try to prove it with evidences।
दोनों में ही कॉज इफेक्ट चलती है। और रीजनिंग क्या है? इसको हम कहते हैं उर्दू में अकलियत, अकल से। रीजन का मतलब क्या है? कि किसी भी हैपनिंग की कॉज को तलाश करना, वही कॉज इफेक्ट। रीजनिंग रीजन से ले लो, किसी भी हैपनिंग के रीजन को तलाश करना रीजनिंग है। सादा तरीन लफ्जों में मैं यूं गुजारिश करूं। और लॉजिक से क्या मुराद है? कि आपकी जो थॉट है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, वेल कनेक्टेड। एक बात से दूसरी बात जुड़ी हो, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। आपका एक आर्गुमेंट दूसरे से जुड़ा हो तो दूसरा, आपकी एक ओपिनियन दूसरी ओपिनियन को ट्रिगर करे, दूसरी तीसरी को, और तीसरी चौथी को। लॉजिक। मैं जब एंड करूंगा ना इस सारी बहस का, तो आप देखोगे कि बात घूम घुमा के तीन चीजों पे आएगी। वो जो आपसे डिमांड करता है वो है क्या? तो लॉजिक क्या है? कॉज इफेक्ट है। रीजनिंग क्या है? कॉज इफेक्ट है। अगरचे इसकी फिलोसॉफिकल डेफिनेशन और होंगी जो मैं नहीं जानता, टफ होंगी या इजी होंगी। तो इस वक्त मैं अपनी नाकिस सी अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं कि मैंने लॉजिक को और रीजनिंग को क्या समझा है। तो लॉजिक से मुराद ऐसा आर्गुमेंट है जिसको माइंड तस्लीम करे, जिसको आपकी जिसको जिसको जगह मिले आपके एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड में। मैं अगर कहूं कि मैंने एक मछली को उड़ते हुए देखा जिसने दरख्त पे अपना घोंसला बनाया हुआ था, तो यह इलॉजिकल बात क्यों है? इसमें लॉजिक की कमी क्यों है? क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो आपके एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो आपके एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल फ्रेम वर्ल्ड वर्ल्ड में बैठ ही नहीं रही। आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी कुछ नॉलेज की डेटाबेस है। तो ये जो मेरी बात है, आई सॉ अ फ्लाइंग फिश और अ फिश फ्लाइंग हु हैड अ नेस्ट इन द ट्री, तो आप कहोगे कि ये नॉनसेंस बात है, ये इलॉजिकल बात है। तो इलॉजिकल किसको कहते हो तुम लोग? मोहम्मद सुल्तान, इसमें पर्सनल ओपिनियन भी हम तब लिखेंगे कि जिसमें लॉजिक होगी। और लॉजिक क्या है? लॉजिक कैसे ट्रिगर होती है? कि जब आपकी एक ओपिनियन दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को, जब आपकी एक एक ओपिनियन एक सीक्वेंशियलिटी इंजॉय करे, एक सीक्वेंस को इंजॉय करे, ये लॉजिक है। यानी अगर मैं कहूं कि अपना ऐसे लॉजिकली लॉजिकल लिखो, लॉजिक हो जिसके अंदर, तो लॉजिक से मुराद ये होगी कि जो आप बात कह रहे हो उसको एविडेंस के साथ प्रूफ कर रहे हो।
जो आप इफेक्ट दिखा रहे हो उसका कॉज मौजूद है, या जिसकी आपने कॉज बताई है उसका आगे इफेक्ट लिखोगे आप। आपने जो स्टेटमेंट दी है, आपने स्टेटमेंट क्या दी है कि द वॉल्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर गेटिंग हायर एंड हायर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दीवारें हैं वो बुलंद से बुलंदतर होती जा रही हैं। आपने स्टेटमेंट दी है, अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है। अगर तो कहते हो कि लॉजिकल है तो फिर इसका एविडेंस दोगे आप, हिस्ट्री को उठाओगे, वॉर्स का जिक्र करोगे जो दो हुई हैं, सियाचिन का जिक्र करोगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब कल आप लोगों ने पूछा था तो आर्गुमेंट्स, ये आर्गुमेंट्स कौन सा पार्ट हुआ? ये ऐसे का मिडल हुआ, फिर मिडल ऑफ द ऐसे, जिसमें पैराग्राफ्स लिखते हो, और पैराग्राफ्स को वेल कनेक्टेड होना चाहिए। जो पिछला पैराग्राफ है वो अगले पैराग्राफ की कॉज बने, जो पिछला पैराग्राफ है वो अगले पैराग्राफ को ट्रिगर करे, उन पैराग्राफ में जो आपने स्टांस लिया है वो आगे बढ़ते जाएं, वो स्टांस आगे स्ट्रेंथन हो। अभी थीरी सुन लो, थीरी थीरी ही बोल रहा हूं ना मैं इस वक्त, थीरी सुन लो, फिर जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि आर्गुमेंटेशन में ये लॉजिक और रीजनिंग से क्या मुराद है मेरी। अच्छा, तीसरी चीज है, अगली चीज है, अब कल भी बच्चे ने पूछा था डिस्क्रिप्शन और नैरेशन क्या है। अब इनको कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, descriptive discourse enables the audience to develop a mental picture which is being discussed. डिस्क्रिप्शन से मुराद डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स डिस्कोर्स क्या होता है कि बंदा इस अंदाज में लिखे कि जो राइटर है वो इस अंदाज में लिखे कि पढ़ने वाले के जहन में एक मेंटल पिक्चर बना दे और व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, कॉन्सेप्ट बनाए, पढ़ने वाले के जहन में एक थीम बने, हैपनिंग्स का जिक्र करे, इवेंट्स बताए, किसी मुआहिदे, किसी ट्रीटी का जिक्र करे। डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद हुई? मिसाल के तौर पे मैं कश्मीर इशू पे बात कर रहा हूं, बल्कि ये देखो जी, ये मैंने दो मिसालें भी लिखी हैं। अब नरेशन को मैं पढ़ा दूं, फिर इन मिसालों का फर्क बोलता हूं, और फिर जरा आप बताओ कि डिस्क्रिप्शन और नरेशन में क्या फर्क है। अब नरेशन क्या है? रिलाइज ऑन स्टोरीज, फोकलोर और अ ड्रामा एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि नरेशन जो है इसके अंदर स्टोरीज का टच होता है, फोक लोर का टच होता है। फोक लोर मतलब लोक दास्ताने। ड्रामा का टच होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, नरेशन। तो नरेशन कैसा डिस्कोर्स है? तो ये डिस्क्रिप्शन और नरेशन, ये जो जो दोनों डिस्कोर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसका कहा क्यों जा रहा है। ये जो आपका एग्जामिनर है ये डिमांड क्यों कर रहा है कि आपके ऐसे में डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स भी होना चाहिए और नैरेटिव डिस्कोर्स भी होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे इसका जवाब दो, क्यों कि डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन
असल में हम मेंटल पिक्चर को कहते हैं कि किसी चीज को डिस्क्राइब ऐसे किया जाए कि पढ़ने वाले के सुनने वाले के जहन में एक पिक्चर बने। गालिब का एक शेर है कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। जिक्र उस परिवश का, यानी अपनी ब्यूटीफुल बिलवड का मैं जिक्र इस अंदाज में किया करता था और मेरा बयान इस किस्म का होता था कि बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। तो जिसको मैं अपने राज बताता था वो मेरा दुश्मन बन गया। क्यों? कि मेरी डिस्क्रिप्शन और नरेशन इतनी अच्छी थी। तो डिस्क्रिप्शन और नरेशन का, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को या किसी हैपनिंग को, या यार मैं आपको यूं बताऊं, आप लोग बात सुन रहे हो ना मेरी? अच्छा, चलो मैं कुछ उर्दू में बोलता हूं, मुझे बताना कि आपको नरेशन और डिस्क्रिप्शन में फर्क पता चलता है। अच्छा जी, मैं कमरे में जब दाखिल हुआ तो देखा कि कमरे में ढेर सारी किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं और जमीन पर ही एक बिस्तर और एक तकिया रख रखा है। किताबों के मुख्तलिफ रंग हमारे सामने थे, मेरे सामने थे, और देखा कि कुछ किताबें नई और कुछ बोसीदा थीं। और उन किताबों में शेक्सपियर के ड्रामास भी मुझे नजर आए। और उसका मशहूर जमाना प्ले हेमलेट भी हमें नजर आया। और साथ ही मुझे हेमलेट का पहला सीन याद आ गया कि जिसमें शहजादे हेमलेट को एक भूत नजर आता है और देख के उसे कहता है कि हु इज देयर। हम्म। तो कहाँ मेरी नरेशन खत्म हुई है और कहाँ डिस्क्रिप्शन शुरू हुई है? आपके कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। रिफत कह रही है स्टार्ट में, अच्छा काशिफ कह रहे हैं स्टार्ट में नरेशन और फिर डिस्क्रिप्शन थी। फातिमा कह रही है एंड में नरेशन थी। वसीम कह रहे हैं, वसीम खाकवानी कह रहे हैं फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देन नरेशन। सिद्रा कह रही है स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन थी। शैला कह रही है स्टार्ट में नरेशन थी। और इस वक्त हम जो बहस कर रहे हैं ये बहुत पुरानी बहस है। तो हुजूर स्टार्ट में नरेशन थी, बाद में डिस्क्रिप्शन थी। नरेशन किसी चीज को बयान करना है,
और डिस्क्रिप्शन उसको माइन्यूटली बयान करना है। मेरी नाकिस राय के मुताबिक डिस नरेशन जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, और डिस्क्रिप्शन जो है वो स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है। नरेशन का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो ब्रॉड है, और प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का जो फोकस है, डिस्क्रिप्शन का जो फोकस है वो स्पेसिफिक है। नरेशन का जो स्कोप है वो जनरल है, डिस्क्रिप्शन का जो स्कोप है वो स्पेसिफिक है। अब देखो, अब ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये देखो जरा। द 1925 Geneva Protocol prohibits the use of chemical and biological weapons in war. ये चीज डिस्क्राइब की है मैंने स्पेसिफिकली एक पैटर्न्ड स्कोप के साथ। अब देखो इस चीज को नरेट कैसे करता हूं मैं। The protocol was drawn up and signed at a conference which was held in Geneva under the supports of the League of Nations from 4 May to 17 June in 1925, and it entered into force on 8 February 1928। देखो ऊपर जो डिस्क्राइब किया गया उसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर एक फोकस, एक इख्तिसार मौजूद है, लेकिन जब उसको नरेट किया गया तो उसके अंदर फिर डिटेल मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन का जो स्कोप है वो स्पेसिफिक है, नरेशन का जो स्कोप है वो ब्रॉड है। बात बयान दोनों में ही की जाती है। अच्छा, अब ये जो दोनों रेड कलर में मैंने किए हुए हैं, इन दोनों को अगर आप देखो तो डिस्क्रिप्शन और नरेशन का शायद मैं फर्क बता पाऊं। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान brought bloodshed for both the countries and dragged the countries into economic crises। और उसके मैं बात कहूं बाद में, उसके बाद में मैं बात करूं कि 19 the horrors of 1965 war is still green in the minds of both Indians and Pakistanis। The guns roared, death danced everywhere। बताओ कहां डिस्क्रिप्शन थी, कहां नरेशन आई है? हिकमत बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अच्छा, और बताता हूं मैं। आई सॉ टू काइट्स इन द स्काई, वन वॉज बिग एंड अदर वॉज स्मॉल, टू चिल्ड्रन वर फ्लाइंग दोज काइट्स which reflected the colors of बसंत। बताओ, कहां डिस्क्रिप्शन थी, कहां नरेशन है? तो ये ऐसे की दो क्वालिटीज हैं। तो हमें पहली बात तो समझ आ गई ऐसे के बारे में कि इसके अंदर एक्सपोजिशन होनी चाहिए। एक्सपोजिशन समझ आ रही है, ये सबसे हटके है। फिर हमें आर्ग्यूमेंटेशन की भी समझ आ रही है कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या कॉज और इफेक्ट होना चाहिए, लॉजिकल इंसिडेंट्स होने चाहिए। यानी आर्ग्यूमेंट जो है वो एक बात दूसरी को ट्रिगर करे, दूसरी तीसरी को ट्रिगर करे। हमारे पास इस पे एनालिसिस और इवेल्युएशन के स्टांसेस होने चाहिए। हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हम किसी अखबार का एनालिसिस पेश करेंगे तो वो भी आर्गुमेंटेशन के अंदर आएगा। कोई दो चीजों को कंपेयर करेंगे अगर, तो वो भी आर्गुमेंटेशन के अंदर आएगा। तो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे हम, तो वो भी आर्गुमेंट्स का ही एक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये ऐसे की दो क्वालिटीज जो बताई जा रही हैं, इनकी नहीं समझ आ रही कि डिस्क्रिप्शन और नरेशन में फर्क क्या है। क्या मैं ये कह दूं कि इन दोनों का ताल्लुक, डिस्क्रिप्शन और नरेशन, इन दोनों का ताल्लुक, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। तो क्या मैं ये कह दूं कि इन दोनों का ताल्लुक मेंटल पिक्चर से है, माइंड पेंटिंग से है, वर्ड पेंटिंग से है? यानी लिखने वाला इस अंदाज में लिखे कि पढ़ने वाले के जहन में तस्वीर बने। कच्चा सा एक मकान कहीं आबादियों से दूर, छोटा सा एक हुजरा फराजे मकान पर, सब्जे से झांकती हुई खपरेल वाली छत, दीवारे चौप पर कोई मौसम की सब्ज बेल, कमरे में लालटेन की मध्यम सी रोशनी, वादी में घूमता हुआ कोई चश्माए शरीर, बारिश को चूमता हुआ, खिड़की को चूमता हुआ बारिश का जल तरंग, लहजों में गूंजता हुआ किसी अनकही का भेद। मेंटल पिक्चर, माइंड पिक्चर। तो जब आप किसी चीज की मेंटल पिक्चर, किसी थिंग की वर्ड पेंटिंग करने की कोशिश करते हो तो वो डिस्क्रिप्शन है, और जब किसी हैपनिंग के बारे में बताना शुरू करते हो तो वो नरेशन है। देखो, हाँ, अब हिकमत का कमेंट्स पढ़ें आप लोग। कैन वी से दैट डिस्क्रिप्शन इज अ जिस्ट ऑफ एन इवेंट वेयर एज नरेशन इज एन एलेबोरेशन ऑफ द इवेंट? बहुत हद तक ये डेफिनेशन ठीक है। अब जरा इस लाइन को पढ़िए, ये जो हाईलाइट मैंने की हुई है। In 1925, Geneva Protocol prohibits the use of chemical and biological weapons in war.
कि 1925 में जेनेवा में लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें मना कर दिया गया था कि जंग में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बैन हो गए थे। 1925 में जेनेवा में बैन कर दिए गए थे कि जंग में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इसका नेगेटिव डिस्कोर्स देखें तो यानी जंग होगी जरूर, यानी एक दूसरे को चपेड़े चपूड़े मार लो, जाके गालियां दे लो, थूके फेंको, लेकिन बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल ना करो। ये मैंने डिस्क्राइब किया है। अब देखिए नरेट कैसे कर, अच्छा नरेशन बेसिकली ये ऐसे ऐसे की ऐसे के लिए लाजिमो मलजूम नहीं है नरेशन। बेसिकली स्टोरीज में होती है नरेशन, और स्टोरी जो है वो फिक्शन है, और ऐसे जो है वो नॉन फिक्शन है। स्टोरी जो है वो फिक्शन है, उसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। अब नरेशन क्या है? द प्रोटोकॉल वॉज ड्रॉन अप एंड साइंड, प्रोटोकॉल पर साइन किए गए, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जेनेवा में हेल्ड हुई थी, अंडर द सपोर्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन की सपोर्ट थी, 4 मई को हुई थी, 4 मई से 17 जून तक रही थी, और फिर एंटर्ड इनटू फोर्स, और फिर इसको नाफिज कर दिया गया 8 फरवरी 1928 में, 25, 26, 27, 28, 3 सालों बाद। डिस्क्रिप्शन नरेशन का फर्क बयान कर लोगे? फर्क पता चला है? अब मैं स्पीकर खोलता हूं, मुझे जरा बताना शुरू करो आपके जहन में क्या फर्क है इसका। 1 मिनट।